नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला में। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं भारतीय राज्य व्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, इंडियन पॉलिटी 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाला है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और यह वीडियो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर आपको मिल रही है और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम अंश स्टडी वाला पर मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाती है? तो आपका सही जवाब है संसदीय शासन प्रणाली अपनाती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली भारतीय संसदीय ढांचे का आधार है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन से ली गई है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। इसमें आपका अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपका भाग 2 में यह प्रावधान है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका जन्म, वंश पंजीकरण, देशीयकरण व क्षेत्र समाविष्ट होने से नागरिकता मिलती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो आपका सही जवाब है 5 तरीके हैं। जन्म, वंश पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्र समाविष्ट होना यहाँ पर आपका तरीके हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्ति व समाप्ति के नियम बताता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका 1955 में पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका भारत विदेश में रहने वालों को ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड देता है, जो पूर्ण नागरिकता नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में क्या दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था है? तो आपका सही जवाब है नहीं, भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जो अमेरिकी संघ से भिन्न अवधारणा है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत एक संघ यूनियन है, यहाँ पर संघ फेडरेशन संविधान में क्या कहा गया है? तो आपका सही जवाब है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ पर कहा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें इससे तात्पर्य है कि सामान्य समय में संघीय ढांचा पर आपातकाल में केंद्र को अधिक शक्ति मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की प्रकृति को अधिकांश विद्वान किस रूप में वर्णित करते हैं? तो आपका सही जवाब है संघात्मक ढांचे में एकात्मक झुकाव, क्वासी फेडरल में वर्णित करते हैं। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें एकल नागरिकता से देश की एकता व अखंडता को बल मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था किस देश की तरह है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रिटेन की तरह है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका 61वें संविधान संशोधन 1988 से पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में मतदान का अधिकार किस आयु से प्राप्त होता है? तो आपका सही जवाब है 18 वर्ष की उम्र में यहाँ पर भारत में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें इस संशोधन से युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो आपका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत यहाँ पर की गई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को पंजीकृत व मान्यता देता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? तो आपका सही जवाब है भारत निर्वाचन आयोग यहाँ पर करता है पंजीकरण। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर राष्ट्रीय दल को 4 या अधिक राज्यों में एक निश्चित प्रतिशत वोट प्राप्त करना आवश्यक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका,
भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल का दर्जा किसके आधार पर मिलता है? तो आपका सही जवाब है चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वोट व सीट प्रतिशत मानदंड पर मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 1989 के बाद से भारत में गठबंधन सरकारों का दौरा शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में गठबंधन सरकार कोलिशन गवर्नमेंट की अवधारणा किस दशक में प्रमुख हुई? तो आपका सही जवाब है 1990 के दशक में प्रमुख हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 1951-52 के प्रथम आम चुनाव में लगभग 17.3 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो आपका सही जवाब है 1951 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका भाग यक्स आई अनुच्छेद 245 263 शामिल है जो विधायी व प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका भाग यहाँ पर यक्स आई में वर्णित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 7वीं अनुसूची में संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय व समवर्ती सूची 47 विषय शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका विधायी शक्तियों का बंटवारा किन 3 सूचियों के माध्यम से होता है? तो आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर भारत के किसके पास है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर केंद्र सरकार सांसद के पास है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 254 के अनुसार समवर्ती सूची में विरोधाभास होने पर केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में विरोधाभास होने पर किसका कानून मान्य होता है? तो आपका केंद्र का कानून सामान्यतः मान्य होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र राज्य विवादों की जांच व सलाह देने हेतु बनाई गई है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपका सही जवाब है अनुच्छेद 263 के तहत होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें इस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे हेतु कानून बना सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 262 है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है, यह करों के विभाज्य पुल की सिफारिश करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें वित्तीय संबंधों के तहत केंद्र व राज्यों के बीच करों का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो आपका वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित का संकल्प पारित कर सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद किन परिस्थितियों में कानून बना सकती है? तो आपका सही जवाब है राष्ट्रीय हित में राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित होने पर अनुच्छेद 249 बना सकती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें राज्यपाल किसी विधेयक को किसके विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो राष्ट्रपति के यहाँ पर हेतु सुरक्षित रख सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी, इसने केंद्र राज्य संबंधों पर व्यापक सिफारिशें दी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस विषय पर गठित किया गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध पर गठित किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें पूंजी आयोग की स्थापना 2007 में हुई, इसने सरकारिया आयोग की सिफारिशों का अध्ययन किया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका पूंजी आयोग किस विषय से संबंधित था? तो आपका सही जवाब है केंद्र राज्य संबंध सरकारिया आयोग के बाद यहाँ पर संबंधित था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ फजल अली आयोग की सिफारिश पर। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका राज्यों ने पुनर्गठन का सिद्धांत मुख्यतः किस आधार पर अपनाया गया? तो आपका भाषाई आधार पर अपनाया गया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश बने। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर 1956 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें IAS, IPS, IFS जैसी सेवाओं की भर्ती केंद्र करता है पर तैनाती राज्यों में होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS किसके नियंत्रण में कार्य करती है? तो आपका केंद्र व राज्य दोनों साझा नियंत्रण में करती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल केंद्र व राज्य के बीच किस कड़ी का कार्य करता है? तो आपका केंद्र सरकार व राज्य सरकार का कार्य करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर ग्राम पंचायत गांव स्तर की सबसे निचली स्वशासी इकाई है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर पर है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ए, आपका ग्राम स्तर पर यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत कई ग्राम पंचायतों के समूह पर कार्य करती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंचायत समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था के किस स्तर पर आती है? तो आपका मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर पर आती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें जिला परिषद जिला स्तर को सर्वोच्च पंचायती संस्था है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है आपका, जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के किस स्तर पर है? तो आपका जिला स्तर पर है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया, कई राज्यों ने 50% किया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो आपका कम से कम 33%, कई राज्यों में 50% आरक्षित हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 73वें 74वें संशोधन में पंचायतों व नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 5 वर्ष का यहाँ पर कार्यकाल होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई है, इसमें सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा यहाँ पर क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं की सभा यहाँ पर ग्राम सभा है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना अनुच्छेद 243 के 243 ZA के तहत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग किस के चुनाव संपन्न कराता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पंचायतों व नगर पालिकाओं के यहाँ पर चुनाव संपन्न कराता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर नगर निगम बड़े शहरों जैसे दिल्ली मुंबई में स्थापित होता है, इसका प्रमुख महापौर होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सामान्यतः किन क्षेत्रों में गठित होता है? बड़े शहरी क्षेत्रों में गठित होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 74वें संविधान संशोधन के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाएं बनाई गई हैं जनसंख्या के आधार पर। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, नगर पालिका के 3 प्रकार कौन से हैं? तो आपका सही जवाब है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति 1957 के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बलवंत राय मेहता समिति किस विषय पर गठित हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश पर गठित हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अशोक मेहता समिति 1977-1978 के द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश दी थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यहाँ पर अशोक मेहता समिति ने किस विषय पर सिफारिशें दी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के पुनर्गठन पर सिफारिशें दी थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका जिला योजना समिति स्थानीय विकास योजनाओं को एकीकृत करने हेतु 73वें संशोधन से बनाई गई। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का गठन किस संशोधन से हुआ? तो आपका 73वां संविधान संशोधन से हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका महानगर योजना समिति बड़े शहरी क्षेत्रों की योजना हेतु 74वें संशोधन से बनाई गई।
अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका महानगर योजना समिति मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी किस संशोधन से जुड़ी है? तो आपका 74वें संविधान संशोधन से जुड़ी है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका पेशा अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर पेशा अधिनियम PECSA एक्ट किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 73वें संशोधन के लागू होने की तिथि 24 अप्रैल 1993 की याद में यह दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका पंचायती राज दिवस भारत के में कब मनाया जाता है? तो आपका यहाँ पर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर चुनाव आयोग की स्वतंत्रता अनुच्छेद 324 द्वारा सुनिश्चित की गई है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? तो आपका सही जवाब है स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें कार्यकाल के दौरान उसके विपरीत नहीं बदली जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका इससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यपालिका के दबाव से सुरक्षा मिलती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें EPIC मतदाता पहचान पत्र योजना निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 में शुरू की गई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत में मतदाता पहचान पत्र वोटर ID योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका यहाँ पर 1993 में शुरू हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका EVM का पहला प्रायोगिक प्रयोग केरल के परूर विधानसभा उपचुनाव में हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है आपका यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का पहला प्रयोग भारत में कब हुआ? तो आपका सही जवाब है 1982 केरल उपचुनाव में इसका पहला प्रयोग हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें नोटा से मतदाता को यह विकल्प मिलता है कि वे किसी उम्मीदवार को पसंद न करें। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका नोटा विकल्प भारत में मतदान में कब शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब है 2013 में शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह अधिनियम चुनाव प्रक्रिया योग्यता व अयोग्यता की शर्तें तय करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका 1951 में पारित हुआ था। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल को रोकती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका दल बदल विरोधी कानून सबसे पहले किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो आपका 52वां संविधान संशोधन 1975-85 के तहत लागू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 91वें संविधान संशोधन ने दल बदल कानून के अपवाद 1/3 विभाजन को समाप्त कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो आपका दल बदल कानून को और सख्त बनाना से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत आयोग चिन्ह आवंटित करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव चिन्ह इलेक्शन सिंबल का आवंटन कौन करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग यहाँ पर आवंटन करता है। अब बढ़ते हैं आगे, NHRC एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, इसमें अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC समुदाय के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? तो आपका अनुच्छेद 338 के तहत हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका
89वें संशोधन 2003 से अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया, जिससे यह आयोग स्थापित हुआ। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपका अनुच्छेद 338 ए के तहत है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका इससे पहले एक वैधानिक निकाय था, अब यह संवैधानिक दर्जा रखता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो आपका 102 संशोधन, संविधान संशोधन 2018 से मिला। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा व संवर्धन हेतु कार्य करता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2005 में पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका सीआईसी सूचना के अधिकार से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें लोकपाल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हेतु केंद्रीय स्तर पर बनाया गया निकाय है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एनजीटी पर्यावरण संबंधी मामलों के त्वरित निपटारे हेतु बनाया गया विशेष अधिकरण है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई? तो आपका यहाँ पर 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर यह अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रपति की रिपोर्ट देता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 350 बी के तहत होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 1962 चीन युद्ध, 1971 पाक युद्ध, 1975 आंतरिक अशांति में आपातकाल घोषित हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो 3 बार, 1962, 1971, 1975। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। उससे पहले आपको बता दें, 1975 का आपातकाल विवादास्पद रहा, इसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, 1975 का आपातकाल किस आधार पर घोषित किया गया था? तो आपका आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के यहाँ पर आधार पर किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे, इस बदलाव से भविष्य में आपातकाल की मनमानी घोषणा को रोकने का प्रयास किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने आंतरिक अशांति शब्द को किससे बदला? तो आपका सशस्त्र विद्रोह, आर्मेड रिबेलियन के यहाँ पर बदला। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 1991 में वित्तीय संकट के बावजूद वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लागू हुआ? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है कभी नहीं, 0 बार यहाँ पर लागू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर शुरुआत में 6 माह के लिए लगता है, संसद की स्वीकृति से 6 माह बढ़ाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर प्रश्न है आपका, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को अधिनियम कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो आपका सामान्य परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष 6 माह के विस्तार से। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आगे अनुच्छेद 371 ए से 371 तक विभिन्न राज्यों नागालैंड, असम, महाराष्ट्र आदि के लिए विशेष प्रावधान है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है? तो आपका कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं व 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 244 है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 5वीं अनुसूची असम, मेघालय आदि को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपका अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों का प्रशासन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर
छठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों की व्यवस्था करती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें इस दशक में कई राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से बर्खास्त की गई, जिसकी बाद में आलोचना हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 356 का सबसे अधिक प्रयोग किस दशक में हुआ था? तो आपका 1970 से 1980 के दशक में हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें नीति आयोग एक थिंक टैंक है, इससे राज्यों की अधिक भागीदारी है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को किसने प्रतिस्थापित किया? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है, नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसे सहकारी संघवाद कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर यूपीएससी हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा सीएसई आयोजित करता है, जिसमें आईएएस आईपीएस आदि शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में सिविल सेवा परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो आपका सही जवाब है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका आईएएस अधिकारी जिला प्रशासन से लेकर केंद्रीय सचिवालय तक कार्य करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अखिल भारतीय सेवा कौन सी मानी जाती है? तो आपका यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस यहाँ पर मानी जाती है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर कैबिनेट सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटरिएट का प्रमुख होता है। कैबिनेट सचिव, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर पीएमओ प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों, नीति निर्माण व समन्वय में सहायता करता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका प्रधानमंत्री को प्रशासनिक व नीतिगत सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर जिला कलेक्टर राजस्व, कानून व्यवस्था व विकास प्रशासन का प्रमुख होता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो आपका राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एनडीसी आर्थिक विकास योजनाओं के अनुमोदन हेतु बनाई गई थी, अब इसका महत्व कम हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1952 में इसका गठन हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें सीवीसी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु सर्वोच्च निकाय है, संथानम समिति की सिफारिश पर बना। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964 में इसकी स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यूपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्ति करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भारत में एकल एकीकृत न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय शीर्ष पर व अधीनस्थ न्यायालय नीचे होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था इंटीग्रेटेड जुडिशरी यहाँ पर प्रकार की है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर लोक अदालतें विवादों का सुलह समझौते से त्वरित व निःशुल्क निपटारा करती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, लोक अदालत की अवधारणा किस अधिनियम से जुड़ी है? तो आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से जुड़ी है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर परिवार न्यायालय वैवाहिक व पारिवारिक विवादों के त्वरित निपटारे हेतु बनाए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट्स की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आपका परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत हुई। अब बढ़ते हैं आगे, एनसीएलटी कंपनी अधिनियम व दिवालियापन संहिता आईबीसी से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी किससे संबंधित मामलों की सुनवाई करता है? कंपनी व दिवालियापन से संबंधित विवाद पर करता है। अब बढ़ते हैं आगे, 2019 अधिनियम में उपभोक्ता आयोगों को अधिक शक्तियां व ई कॉमर्स को शामिल किया गया।
अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नवीनतम प्रमुख अधिनियम कौन सा है? तो आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें CAT की स्थापना अनुच्छेद 323A के तहत सिविल सेवकों के सेवा विवादों हेतु हुई। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT किससे संबंधित विवादों की सुनवाई करता है? तो आपका यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं शर्तें पर सुनवाई करता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें सशस्त्र सेना अधिकरण सैन्य सेवा संबंधी विवादों की सुनवाई करता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका भारत में सशस्त्र सेना अधिकरण आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल किस वर्ष स्थापित हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 2007 में यहाँ पर स्थापित हुआ। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका इससे आम नागरिक भी सार्वजनिक हित के मामलों में आसानी से न्यायालय जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, भारत में जनहित याचिका दायर करने के लिए न्यायालय शुल्क की क्या आवश्यकता होती है? तो आपका सामान्यतः नाम मात्र या कोई शुल्क नहीं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका नेहरू ने पंचशील व गुट निरपेक्षता के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता विदेश नीति स्थापित की। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में से एक गुट निरपेक्षता का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिपादन किया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें 1961 में ब्रेल ग्रेड सम्मेलन में नाम औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। नेहरू संस्थापक नेताओं में थे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का संस्थापक सदस्य कब बना? तो आपका सही जवाब है 1961 में यहाँ पर संस्थापक सदस्य बना। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, पंचशील समझौते भारत चीन के बीच 1954 में हुआ, जिससे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें भारत की विदेशी नीति में पंचशील सिद्धांत किस वर्ष अपनाए गए? तो आपका 1954 में अपनाए गए। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें भारत 2021-22 सहित कुल 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना जा चुका है? तो आपका यहाँ पर 8 बार चुना जा चुका है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका RTI अधिनियम पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने का प्रमुख माध्यम है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में लोक सेवाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कौन सा अधिनियम प्रमुख है? तो आपका सही जवाब है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रमुख है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की प्रमुख पहल कौन सी है? तो आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यहाँ पर प्रमुख पहल है। अब बढ़ते हैं आगे, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न पर, जो कि मैं आपको होमवर्क में देता हूं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सुशासन गुड गवर्नेंस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। तो ये रहे आपके भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के यहाँ पर 100 MCQ मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।